हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जीआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट जीआरएफ का समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे भारत में विधवाओं पर कार्य करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए पाम राजदूत, ऑप्शन बी मार्था अल्टरचेन, ऑप्शन सी उर्सुला शर्मा या ऑप्शन डी वंदना शिवा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्था अल्टरचेन जो हैं वो भारत में विधवाओं पे कार्य करने के लिए जानी जाती हैं। आइए अब अन्य बातें जान लेते हैं मार्था अल्टरचेन के बारे में। मार्था अल्टरचेन एक अमेरिकी शैक्षणिक विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इस समय ये हार्वर्ड केनेडी स्कूल में सार्वजनिक नीति की व्याख्याता हैं और वैश्विक अनुसंधान नीति एक्शन नेटवर्क के वरिष्ठ सलाहकार और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के सलाहकार बोर्ड की सदस्य हैं। उन्होंने 1948 से 60 से वुड स्टॉक स्कूल में पढ़ाई की। स्नातक करने के बाद वो भारत के लखनऊ में इसाबेल थॉर्नबर्ग कॉलेज में 1 वर्ष तक अध्ययन किया। उसके विश्वविद्यालय से उन्होंने दक्षिण एशियाई अध्ययन में पीएचडी किया है। वहीं इनकी कुछ बुक्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं मार्था अल्टरचेन की। आपकी बुक 1 है एक्यूट रेवोल्यूशन, वुमेन इन ट्रांजिशन इन रूरल बांग्लादेश, और नंबर 2 बुक है इंडियन वुमेन आई स्टडी फॉर देयर रोल इन द डायरी मूवमेंट। बुक्स का नेम है विडोज इन इंडिया, सोशल नेग्लेक्ट एंड पब्लिक एक्शन, परपेचुअल मॉर्निंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बुक्स आ चुकी है, पूछी जा चुकी है। परपेचुअल मॉर्निंग, वुडहुड इन रूरल इंडिया, वुमेन इन इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WIEGO बोलेंगे। ये आपकी इसमें आपकी 3 जो बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें महिलाओं का और संघर्ष ये सब चीज़ें जोड़ दी गई हैं। तो महिलाओं के ऊपर एक इंडियन वुमेन आई स्टडी फॉर देयर रोल इन इंडिया डायरी मूवमेंट, नंबर 2 विडो इन इंडिया, सोशल नेग्लेक्ट एंड पब्लिक एक्शन, और नंबर 3 परपेचुअल मॉर्निंग, वुडहुड इन रूरल इंडिया। ये 3 बुक्स जरूर याद रखिएगा। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन गलत है? ऑप्शन ए फ्लेविया एग्नेस विधवा, ऑप्शन बी बीना अग्रवाल भूमि, ऑप्शन सी सुशीला कौशिक पंचायती राज, या ऑप्शन डी मधुकर किशोर दहेज। तो यहाँ पे आपका आंसर है जो कि इसमें गलत पूछा गया है। तो फ्लेविया एग्नेस विधवा, इन्होंने विधवा नहीं, इन्होंने विधि या कानून पे कार्य किया है महिलाओं के प्रति। और जो कि आपकी यहाँ पे बीना अग्रवाल, उन्होंने भूमि संबंधित अपने विचार दिए हैं। सुशीला कौशिक पंचायती राज में महिलाओं के लिए उन्होंने कार्य किया। वहीं मधुकर किशोर ने दहेज के लिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं फ्लेविया एग्नेस के बारे में। फ्लेविया एग्नेस एक भारतीय महिला अधिकार वकील हैं। ठीक है, इन्होंने वैवाहिक तलाक और संपत्ति कानून की विशेषज्ञता हासिल की है। इन्होंने कई लेख लिखे हैं, उसे प्रकाशित कराए हैं। इनकी कुछ पत्रिकाएं जैसे सॉबल्टर्न स्टडीज, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल वीकली और मनुष्य है। ये जो हैं अल्पसंख्यक और महिलाओं के आंदोलन के संदर्भ में कानून, लिंग और कानून, घरेलू हिंसा, नारीवादी न्यायशास्त्र और अल्पसंख्यक अधिकारों के मुद्दों पर लिखती हैं। ठीक है, वर्तमान में ये महाराष्ट्र में महिला बाल विकास मंत्रालय को सलाह देती हैं और फ्लेविया एग्नेस ग्लोबल फेमिनिज्म प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द हिस्ट्री ऑफ डूइंग एन illustrated account of movement for women rights and feminism in India नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राधा कुमार, ऑप्शन बी मधुकर किशोर, ऑप्शन सी करिया कपाड़िया, या ऑप्शन डी मैरी जॉन।
तो आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, राधा कुमार इस पुस्तक के लेखक हैं। आइए अब जानते हैं राधा कुमार के बारे में। डॉक्टर राधा कुमार एक भारतीय नारीवादी लेखिका और शिक्षाविद हैं। वे जातीय संघर्ष और शांति बहाली के विषयों पे और ज़्यादातर लैंगिक मुद्दों को निपटाने के लिए एक संघर्ष की स्थिति पर केंद्रित रही हैं। मतलब अगर राधा कुमार की वो ऊपर आपको बुक्स दी गई है, लेकिन अगर राधा कुमार से सुमेलित करने को आ जाए तो ये अधिकतर जातीय संघर्ष और शांति बहाली के विषयों पे अध्ययन का केंद्रित है। ठीक है, वर्तमान में ये नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक दिल्ली पॉलिसी ग्रुप की महानिदेशक है और इससे पूर्व वे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली में निदेशक रह चुकी हैं। राधा कुमार की कुछ अन्य पुस्तकें जैसे कि डिवाइड एंड फॉल, बोस्निया विभाजन के इतिहास में, नेगोशिएटिंग पीस इन डीपली डिवाइडेड सोसाइटीज, अ सेट ऑफ सिमुलेशन, मेकिंग पीस विथ पॉलिटिशियन, अ हिस्ट्री ऑफ डूइंग मूवमेंट ऑफ वुमेन राइट्स एंड फेमिनिज्म ऑफ इंडिया, ये जो कि आपके ऊपर पूछी गई है, और बोस्निया हर्जेगोविना 20 वॉर एंड पीस, फ्रेम फॉर आ कश्मीर साइलेंट, ये इनकी अन्य कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इन्हें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ नीचे दिए गए नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ऑप्शन ए है और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए है, आई वेल्स्टीन के अनुसार क्रोध देश की प्रमुख पूंजीवादी देश है। वहीं तर्क दिया गया है क्योंकि वे सस्ते श्रम और कच्चे माल के लिए परधीय देशों का शोषण करके विकसित हुए हैं। तो अब यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है पर आर गलत है, या ऑप्शन डी, ए गलत है पर आर सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। आइए जानते हैं अब जो कि वॉलस्टीन ने विश्व व्यवस्था सिद्धांत दिया है। तो वॉलस्टीन का जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है, इसमें इन्होंने, पहले हम बता देते हैं फिर आपको पढ़ के भी बता देंगे। इसमें इन्होंने विश्व व्यवस्था से इनका तात्पर्य था एक ऐसी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था जिसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं तथा साथ ही जिसकी एक निश्चित जीवन अवधि होती है। मतलब इनका कहना था कोई भी व्यवस्था अनंत काल तक नहीं चलती है। इसे ही उन्होंने विश्व व्यवस्था कहा है। और इन्होंने विश्व व्यवस्था में 3 केंद्रित किए हैं चीज़ें, जैसे एक केंद्र माना है, दूसरा अर्धपरिधि और तीसरा परिधि। ये विश्व व्यवस्था का एक केंद्र मानते हैं, दूसरा परिधि और तीसरा अर्धपरिधि। तो आइए आप पढ़ के भी हम बता देते हैं। जैसे वॉलस्टीन समकालीन वैश्विक प्रणाली की उद्गम को 1450 से 1670, मतलब विश्व व्यवस्था का जो ये प्रणाली का अगर उद्भव की बात करें तो वो 1450 से लेकर 1617 के बीच माना जाता है। इस अवधि को वे दी लोग 16th सेंचुरी की संज्ञा देते हैं। शुरू में उत्तर पश्चिमी यूरोप के फ्रांस, इंग्लैंड और हॉलैंड जैसे देश ने यह भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र की विशेषता थी कि ये मजबूत केंद्र वाली सरकारें थीं और उनके नियंत्रण में तैनात रहने वाले भाड़े पे काम करने वाली बड़ी बड़ी फौजें थीं और इसे इन्होंने केंद्र माना। ठीक है, तो ये पश्चिमी यूरोप, जो उत्तर पश्चिमी यूरोप में फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड था, ये केंद्र के रूप में था। केंद्रीय सत्ता में संपन्न इन सरकारों की मदद से पूंजीपति वर्ग को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सूत्र से अपने हाथ में लेने का मौका मिल गया। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने परिधि की बात की है, तो दूसरी तरफ परिधि के क्षेत्र में जिनके बारे में वैश्विक प्रणाली के सिद्धांतकारों की मान्यता थी कि उनमें स्थिति राज्यों में मजबूत केंद्र वाली सरकारें नहीं थी। मतलब जो आपका केंद्र था उसमें क्या था, उनके पास अधिक राज्यों को केंद्रित करने वाली अधिक फौजें थी, नियंत्रण करने के लिए था, वो पूंजीपतियों को अपने सूत्र में ले सकते थे, अपने हाथ में ले सकते थे। ठीक है, और जो परिधि के अंतर्गत था, इसमें जो राज्य की सरकारें थी, जो भी राज्य शामिल किए गए तो उनके वो मजबूत सरकारें नहीं थी और वे मजदूरी आधारित श्रम पर निर्भर होने के बजाय बाध्यकारी श्रम के आधार पर अपना उत्पादन संयोजित करते थे। परिधि में स्थित ये क्षेत्र केंद्र स्थित राज्यों को कच्चा माल सप्लाई करके अपनी अर्थव्यवस्थाएं
चलाते थे। मतलब केंद्र में जो भी चीज़ें थी, परिधि वाले लोग केंद्र को अपना कच्चा माल दे करके वो अपना अर्थव्यवस्थाएं चलाते थे। वहीं बात की गई है तीसरी आपकी जो अर्धपरिधि की, तो ये जो था वैश्विक प्रणाली सूत्रकारों ने अर्धपरिधि को तीसरे क्षेत्र की शिनाख्त भी की है, जो केंद्र और परिधि के बीच की कड़ी है, जो एक बफर की भूमिका निभाती है। अर्धपरिधि के क्षेत्र में केंद्र वाले इलाके में भी हो सकते हैं और उनका ताल्लुक अतीत के समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं से भी हो सकता है। यह आपका वॉलस्टाइन ने 3 चीज दिए थे, एक केंद्र, एक अर्धपरिधि और एक परिधि। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अपने देश में विभिन्न कारणों से उच्च स्त्री मृत्यु दर के सांख्यिकी प्रभाव के संदर्भ में मिसिंग वोमेन की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए आशीष बोस, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी प्रवीण विशारिया या ऑप्शन डी JR रेले। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन ने मिसिंग वोमेन की संकल्पना दिया था। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके जन्म के साथ संबंधित है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, ऑप्शन बी क्रमिक प्रबंधन सिद्धांत, ऑप्शन सी मानव संबंध उपागम या ऑप्शन डी संरचनात्मक उपागम सिद्धांत। तो यहाँ पे बात हुई है औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके साथ हुआ है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी मानव संबंध उपागम के साथ औद्योगिक समाजशास्त्र का उदय हुआ है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। घरेलू हिंसा के मामले की निपटाने की समय सीमा कितने दिन तय की गई है? ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 50 दिन या ऑप्शन डी 60 दिन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 60 दिन घरेलू हिंसा के मामलों को निपटाने की समय सीमा तय की गई है। आइए अब जान लेते हैं घरेलू हिंसा के बारे में। पहले तो आप जान लीजिए घरेलू हिंसा क्या है। तो घरेलू हिंसा अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे मतलब जो 18 वर्ष से कम आयु के बालक या बालिका के साथ स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन के संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिसे महिला व बच्चे को दुख व अपमान सहना पड़े, इन सभी को हम घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल करते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम आपका सन 2005 में आया, ठीक है, और ये जिस समय आया वो उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ऑप्शन बी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, ऑप्शन सी महिला का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम सन 2015 या ऑप्शन डी अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। तो यहाँ आपको बताना कौन सा सही सुमेल नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम सन 2015 नाम के यह आपका सन 2013 में अधिनियम लागू किया गया। आइए अब जानते हैं महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम सन 2013 के बारे में। सन 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया। मतलब जो महिलाएं कार्य करती हैं उनके यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। ये अधिनियम उन्हीं संस्थाओं पे लागू होगा जहां 10 से अधिक लोग काम करते होंगे, और अगर इस अधिनियम की कोई भी शिकायत करता है तो आपकी IPC की धारा 354 के अंतर्गत दर्ज की जाती है तथा इसमें 50,000 रुपये तक का आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? ऑप्शन ए आर्य ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी धर्म समाज,
ऑप्शन सी आर्य समाज या ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। यह आपका सोशोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें आपका नूतन धार्मिक करके एक टॉपिक दिया गया है, तो उसमें आपका ये जो आंदोलन है समाज के सुधार के, तो यही आपके शामिल किए जाएंगे, तो आप सभी को पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्म सभा जो थी वो ब्रह्म समाज के विरोधी संगठन थी। आइए अब जानते हैं ब्रह्म समाज और धर्म सभा को। सन 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। वो 1828 में ब्रह्म समाज के ही नाम से जाना गया, मतलब 1815 में आत्मीय सभा था, लेकिन इसी को 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इसे आगे बढ़ाया। बाद में केशव चंद्र सेन जुड़े। उन दोनों के बीच में कुछ मतभेद के कारण केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज नाम की संस्था की स्थापना की। वहीं पर आपकी जो धर्म समाज जो कि इसके विरोधी थी, इसका जो गठन है वो राधाकांत देव ने 1829 में कलकत्ता में किया था। इस संगठन की स्थापना का मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय और हेनरी डोजियो जैसे नायक के नेतृत्व में चल रहे समाज सुधार आंदोलन का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने यह तर्क दिया है कि श्रम शोषण के मुद्दे पर नजर भारतीय कृषक समाज ने वास्तव में वर्गचरित का रूप ले लिया है? ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी वर्जीनियस खां, ऑप्शन सी आर.के. जैन या ऑप्शन डी उत्सव पटनायक। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्सव पटनायक ने श्रम शोषण के मद्देनजर भारतीय कृषक समाज ने वास्तव में वर्गचरित का रूप ले लिया है, ये इनका तर्क था। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य बुक्स के बारे में, जैसे कि इनकी बुक्स हैं अ थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म, दूसरी है ग्लोबल रिड्यूक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, ट्रांसफर ऑफ ट्रिब्यूट एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन द CHI और द फ्री लंच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं। और आप लोग आज चेक कर लीजिएगा, जहाँ तक सोशोलॉजी की जो डेट है वो चेंज हो गई है एग्ज़ाम डेट, तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या हुई है चेंज आपकी। आई होप आपको हमारे लाइव हुए क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। Thank you for watching my channel.